कैसे हो आप? मेरा नाम है अंकित सिंह पंवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 3 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ ग्रुप 18 एलिमेंट्स का। सो आज मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे दो हाइलाइटर का इस्तेमाल किया है। एक है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पेपर में। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोराइड का। सो इसकी प्रिपरेशन कहाँ होती है? प्रिपरेशन होती है, देखिए, सोडियम क्लोराइड को कंसनट्रेटेड H2SO4 से हीट करने पे ये HCl दे देगा। वहीं HCl को कंसनट्रेटेड H2SO4 से ड्राई भी किया जा सकता है। एक्चुअली ये इतना अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है हाइड्रोजन ये सल्फ्यूरिक एसिड की HCl को भी ये ड्राई कर देता है। आगे बढ़ते प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। देखिए, ये पंजेंट स्मेलिंग गैस है। वहीं जितना ज़्यादा Ka का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा इसका एसिडिक नेचर होगा, उतना अच्छा ये डिसोशिएटेड होगा H+ और Cl नेगेटिव में। आगे बात करते हैं, ये NH3 के साथ रिएक्ट करके वाइट फ्यूम्स देता है NH4Cl के NH3+HCl NH4Cl। वहीं देखिए, अभी एक बात होती है कि 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HCl और 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 को मिला के एक्वा रीजियन बनता है, जो कि नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड या प्लेटिनम को भी डिसोल्व कर सकता है। इतनी ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटी होती है इसकी। अब बात करते हैं क्लोराइड HCl के यूजेस की। तो देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन में यूज़ होता है, NH4Cl के यूज़ होता है, एंड ग्लूकोज के भी मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है फ्रॉम कॉर्न स्टार्च से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वहीं एक्सट्रैक्टिंग ग्लूज फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक्स में सभी, और मेडिसिन में भी यूज़ होता है लेबोरेटरी एज ए लेबोरेटरी एजेंट में। अब आ जाता है एग्जाम्पल, जिसमें पूछा गया है कि जब HCl को फाइनली पाउडर आयरन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये फेरस क्लोराइड को बनाता है, ना कि फेरिक क्लोराइड। क्यों? इसका कारण क्या होता है कि जब ये रिएक्ट करता है तो साथ में प्रोडक्ट के हाइड्रोजन भी निकलता है, जो प्रिवेंट करता है फेरस का फ्लेरिक में कन्वर्जन। आगे बढ़ते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन। देखिए, ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोफ्लोरस एसिड, जो कि एकमात्र ऑक्सी एसिड है हेलोजन का। वहीं अब आ जाते हैं हाइपोक्लोरस एसिड पे। क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक, ये सब ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन होता है। HBr के भी होते हैं, हाइपोब्रोमास, ब्रोमिक, पैराब्रोमिक, और आयोडीन के भी होते हैं। अब बात आ जाती है हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड और क्लोरिक एसिड के, इनके डायग्राम देख लीजिए। वहीं अब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की बात करते हैं। देखिए, इंटर हेलोजन कंपाउंड जैसे XX3, XX5, XX7 जैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, बट इनका प्रिपरेशन कैसा होता है? डायरेक्ट इसका प्रिपरेशन होता है डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ हेलोजन विद हेलोजन, जैसे Cl2 और F2 का इक्वल मोल्स में ClF। वहीं Cl2 प्लस फ्लोरीन का एक्सेस ऑफ फ्लोरीन में ClF3 बनना। वैसे ही इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 एंड Cl2 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ICl। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो देखिए, ये चार्ट देख लीजिएगा, इसमें क्या शेप और क्या फिजिकल कलर होता है वो सब डिस्कस कर लिया गया है। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस का होता नहीं। अब जो ऑक्सी एसिड होते हैं ना, सारे के सारे, एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये सब कोवलेंट होते हैं और सबका सब मैग्नेटिक नेचर होता है। और आगे बढ़ते हैं, इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। जैसे कि एग्जांपल एक्सेप्ट फ्लोरीन। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो कारण क्या होता है कि जो XX बॉन्ड होता है ना, वो वीक होता है XX बॉन्ड इन हेलोजन के कंपैरिजन में। इसी कारण जो बॉन्ड डिसोसिएशन है ना, यहाँ पे बात कर लीजिए, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाएगी। इसके कारण जो जो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू हेलोजन के। आगे बढ़ते हैं, अब इनके शेप की बात कर लीजिए। जैसे XX3 का शेप होगा बेंड शेप या T शेप, XX5 का होता है स्क्वायर पिरामिडल, IF7 का होता है पेंटागोलर बाई पिरामिडल। अब यहाँ पे मोलिकुलर शेप ऑफ BRF3 का डिस्कशन करते हैं। देखिए, BRF3 में देखिए, ये जो इक्वेटोरियल कंडीशन है, यहाँ पे दो लोन पेयर हो गए। इनके कारण क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन बढ़ता है। इसी के कारण जो ऊपर जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनमें भी रिपल्शन आता है,
और वो स्लाइटली टी शेप के होते हैं, पूरी प्योर टी शेप के नहीं होते, स्लाइटली टी शेप के। वहीं आप एक और बात आपको क्लियर कर दूँ, जो 3F मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। आगे ये प्लेनर मॉलिक्यूल है या ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, ClF3 या BrF3, ये नॉन प्लेनर नहीं है। बाकी बढ़ते हैं, ClF3 एंड BrF3 आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ UF6 इन एनरिचमेंट ऑफ U235। यदि यूरेनियम के इनरिचमेंट में काम आते हैं ClF3 और BrF3 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ UF6। ये रिएक्शन आप देख लीजिएगा। अब कारण बताइए कि ICl इज मोर रिएक्टिव इन I2, पहले ही बताया। जैसे I2 में जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेरिजन टू I और Cl के बीच के बॉन्ड में। इसके कारण जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो गई तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब आ जाते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स में। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स में जो मेंबर्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सिनोन, रेडॉन और ऑग्नेसन। अब यहाँ पे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं सारे के सारे गैस हैं और सारे के सारे केमिकली अनरिएक्टिव है। क्यों? कारण क्या है? ये क्या होता है, ये बहुत कम कंपाउंड ही बनाते हैं और इनका भी एक ही कारण, दोनों का एक ही कारण है कि ये इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है फुलफिल्ड है। इसके कारण इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है। अब ओकरेंस की बात करती है, देखिए सारी गैसेस ऑल एक्सेप्ट रेडॉन और ऑग्नेसन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। रेडॉन और ऑग्नेसन नहीं होता। क्यों? कारण क्या होता है? देखिए जो ऑग्नेसन होता है ना वो तो एक सिंथेटिक है, रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव नोबल गैस हो तो जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है। वह रेडॉन कहीं और एग्जिस्ट करती है अर्थ के अलावा। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम क्या होते हैं? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से कॉमर्शियली हीलियम को निकाला जाता है। और जीनोन और रेडॉन रेयरेस्ट एलिमेंट होते हैं, रेयरेस्ट एलिमेंट होते हैं ग्रुप के, इस ग्रुप के, ग्रुप नोबल ग्रुप्स के। वहीं रेडॉन ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? रेडॉन को ऑब्टेन किया जाता है एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है? डीके प्रोडक्ट होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली ये होता नहीं, बट आप कह सकते हो कि यार डीके इज फ्यूज़न और फीज़न, ये बात कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे यहाँ पे फीज़न हो गया इसमें। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो सिंथेटिकली प्रूव्ड है, प्रोड्यूस्ड है। अब यहीं आ जाते हैं कि इनको 18 ग्रुप एलिमेंट को नोबल गैस क्यों कहा जाता है। देखिए पहला, वैलेंस शेल ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है और दूसरा ये बहुत फ्यू एलिमेंट्स के साथ अंडर सर्टेन कंडीशन में ही रिएक्ट करता है और इसके कारण ये इनको नोबल गैसेस कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्मली अपनी रिएक्टिविटी शो नहीं करते। आगे बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, कंप्लीटली फिल्ड NH2NP6। आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखिए ऐसे तो आपकी एक बात बताओ, एक पीरियड में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी की होगी तो वो है नोबल गैस की। नोबल गैस की सबसे ज़्यादा होती है, कारण होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा है। अब बात आते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या चेंज आएगा, तो ये डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। वहीं एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ने से भी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। अब तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अब यहीं आ जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है ना वो हाईली पॉजिटिव होती है। इसके कारण ये टेंडेंसी शो ही नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ही होती है, लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव हो जाती है। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले ये कि मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। बाकी इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत लो होते हैं। उनका कारण होता है कि ये किसी और बॉन्ड से तो फॉर्मेशन, किसी और एलिमेंट से तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे नहीं, तो ये वीक वंडरवाल फोर्सेस से ही जुड़ते हैं और जो कि बहुत वीक होते हैं। इसके कारण इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो सिग्निफिकेंटली बहुत लो होते हैं। और यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि जो हीलियम होता है उसके पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब नोबल गैस है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, ये तो मैंने अभी समझा दिया आपको। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की बात करें तो नोबल गैस ही होते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से पता है, बचपन में भी आपने पढ़ा ही है। अब आते हैं नोबल गैस। देखिए यहाँ पे इनका इनर्टनेस का कारण क्या होता है। एक होता है कि इनका जो नोबल गैस है इनका कंप्लीटली फील्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का भी वैसे फुलफिल्ड होता है, बट यहाँ पे देखिए NH2NP6 इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसको ये उन प्रॉपर्टीज़ को ये शो नहीं करता, वो चीज़ें फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया। वहीं हीलियम एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, बाकी प्रॉपर्टी सिमिलर होने के कारण इसको नोबल गैस में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं कि दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। वहीं
यानी इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत दिक्कत और जोड़ने में तो उससे भी ज़्यादा दिक्कत, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर पॉजिटिव। ये भी कारण होते हैं इलर्टनेस का। आगे बढ़ते एक साइंटिस्ट आए थे 1962 में, नील बार्टलेट, जिन्होंने एक रेड कंपाउंड फॉर्म किया था जिसको जैसे O2PtF6। अब O2PtF6 में उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इनकी जो एंथैल्पी फर्स्ट आईपी ऑफ ऑक्सीजन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जीनोन के। देखिए 1175 किलो जूल पर मोल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की, वहीं जीनोन की 1170। सो उन्होंने कुछ ऐसे अटेम्प्ट करे, कुछ ऐसे इफर्ट्स लगाए एक सर्टेन कंडीशन में। उन्होंने सबसे पहला नोबल गैस कंपाउंड बनाया जीनोन XePtF6। सो ये सबसे पहला नॉन कंपाउंड था। इसके बाद और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बने गए। अब इसमें से कुछ कंपाउंड्स हम की स्टडी कर लेते हैं, जैसे जीनोन फ्लोराइड कंपाउंड। अब जीनोन फ्लोराइड में XeF2, XeF4, XeF6 ये 3 मॉलिक्यूल बने। अब यहाँ पे इनको रेड में क्यों रखा, क्योंकि इनके जो शेप है उनके बारे में पूछा जा सकता है। अब आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाए सर्टेन कंडीशन में, जिनसे जीनोन XeF2 बनता है XeF4 और XeF6 के फॉर्मेशन का। जैसे XeF2 को यहाँ पे कुछ कंडीशन 673 केल्विन 1 बार से XeF2 बना, वैसे ही 873 केल्विन 7 बार और 1:5 रेशियो ऑफ जीनोन और फ्लोरीन के साथ XeF4 बना। वहीं 573 केल्विन 60 to 70 बार और 1:20 रेशियो ऑफ जीनोन टू फ्लोरीन, तब जाके XeF6 बनता है। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2 बंद कर ले, तो जब हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2 होता है तो वहाँ पे जीनोन अलग हो जाता है। अब जीनोन के साथ बाई प्रोडक्ट में HF और ऑक्सीजन भी मिलता है। अब ये CFR थ्योरी से XeF2 का जो शेप आता है लीनियर आता है। XeF4 का स्क्वायर प्लेनर, वहीं XeF6 का हो जाता है यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर, माफ़ कीजिएगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और जिसको बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब आते हैं आगे जीनोन फ्लोराइड रिएक्ट। देखिए जीनोन फ्लोराइड जो होते हैं वो एक्सेप्टर भी हो सकते हैं और डोनर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मेटल फ्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटल से फ्लोराइड से रिएक्ट करता है। जैसे XeF2 PF5 से, जो कि नॉन मेटल फ्लोराइड है, उससे रिएक्शन करेगा तो XeF2 एक जो होता है फ्लोराइड डोनर का काम करेगा। वहीं कभी यही XeF6 कभी मेटल फ्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर ये फ्लोराइड एक्सेप्टर का काम करेगा। अब ऑक्सीजन जीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड की बात कर लीजिए, जैसे XeF4 और XeF6 का जो हाइड्रोलिसिस होगा तो उसमें कॉमन कंपाउंड आएगा XeO3 जो कि बनेगा। वहीं XeO3 का जो शेप होता है पिरामिडल होता है। अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 गिव्स ऑक्सीफ्लोराइड्स XeOF4 एंड XeO2F2, ये दोनों बनाते हैं। अब यहीं पे शेप को देख लीजिए, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल। अब XeO3 का शेप पिरामिडल शेप, वहीं XeF4 को स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2 क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है? नहीं, ये एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इसका कारण क्या होता है कि जो प्रोडक्ट, जैसे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, XeF6 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे सेम होती है, इसके कारण ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ना कि रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ठीक है, जैसे हीलियम का यूज़ होता है फीलिंग ऑफ बलून्स फॉर मीटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में जो बलून यूज़ होता है उनमें हीलियम फील करी जाती है। वहीं it is used to produce and sustain powerful superconducting magnets, which form the essential part of modern NMR spectrometers and magnetic resonance MRI machines में भी यूज़। ठीक है, अब यहीं पे इट इज़ यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग अपैरेटस। जो डाइविंग अपैरेटस होते हैं वहाँ पे ये ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने में और डाइल्यूएंट करने में मदद करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लो सोल्यूबिलिटी इन ब्लड में ये लो सोल्यूबल होता है। तो ये क्या होता है कि ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्स में क्या होता है, डाउनलोर ग्रुप जैसे डीप वाटर में जाते हैं तो जो नाइट्रोजन होती है ना वो ब्लड में
डिज़ोल्व हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, जब डाइवर ऊपर आता है ना, तो अब क्या होता है कि प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हुआ तो जो सोलिबिलिटी है वो नाइट्रोजन की कम होती है। अब वो खून के जैसे ही जैसे नाक में से बाहर निकलेगी खून भी निकलेगा, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसी कारण क्या होता है कि हीलियम को मिलाया जाता है इसमें साथ, क्योंकि जो ये ब्लड के साथ डाउन द प्रेशर बढ़ने पे डाउन डीप में ये प्रेशर बढ़ने पे भी ये सोल्यूबल नहीं होगा ब्लड में और प्रॉब्लम्स कोस नहीं करेगा डाइवर्स के साथ। आगे नियॉन की बात करते हैं तो ये डिस्चार्ज ट्यूब और फ्लोरोसेंट बल्ब में यूज़ होता है। नियॉन बल्ब यूज़ होते हैं बॉटनिकल गार्डन्स और ग्रीन हाउसेस में। वहीं आर्गन इज यूज्ड मेनली टू प्रोवाइड इनर्ट एटमोसफियर, आर्गन को इनर्ट एटमोसफियर प्रोवाइड करने में यूज़ होता है इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड फॉर फीलिंग इलेक्ट्रिकल बॉल्स को फील करने में भी यूज़ होता है। वही इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंस लाइक एयर सेंसिटिव सब्सटेंस यूज हैंडलिंग में भी इसे यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में। वहीं जीनोन और क्रिप्टॉन का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, काम नहीं होता है। अब कारण बता दिया हीलियम क्यों डाइविंग अपैरेटस में यूज़ होता है, और XgF6 का बैलेंस इक्वेशन आपको बता ही दिया। अब इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अब अगले चैप्टर में मिलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।